डियर लर्नर, करियर पॉइंट शिमला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी भाषा एवं उसका विकास का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, आखिर हिंदी भाषा किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आई। किसी भी भाषा का जो विकास होता है वह शने शने होता है, क्रमिक होता है और इसमें शताब्दियाँ गुजर जाती हैं। उस भाषा को यहाँ तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं। इसमें जो परिवर्तन होता है वह बहुत धीमा होता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अभी HP एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हुआ, जिसमें हमारे 16 एस्पिरेंट ने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और 2 का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, जिसमें कि आदर्श शर्मा है एज ETI और मोहिनी एज इंस्पेक्टर ऑडिट, इन्होंने पदभार संभाला। और UGC नेट 2020 में श्वेता जी ने नेट क्वालिफाई किया और हाल ही में HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम में राज भगत जी ने बतौर असिस्टेंट मैनेजर सफलता हासिल की। सो एस्पिरेंट, यदि आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 2021 के बैचेस के लिए एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जो बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें HS, IAS, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, बैंकिंग, SSC, UGC नेट सेट सभी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन अपनी क्लासेस क्लासरूम में आके अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन अपनी क्लासेस आप अपने घर पे बैठ के अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.careerpointshimla.com पे विज़िट करना होगा। वहाँ जाके आप अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट करा सकते हैं। और यदि आप कॉल करके अपना सीट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9805291450। और आपने और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पे इंस्टीट्यूट कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हम सभी जानते हैं हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी व्योगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। भारत में मुख्यतः आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में कितने भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपीय, द्राविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। भारत में प्रमुखतः आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की और दक्षिण भारत की भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ परिवार के हैं। उत्तर भारत की भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और हिंदी जो है वो संस्कृत की ही उत्तराधिकारिणी भाषा है। अब एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करनी है कि हिंदी को व्योगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा क्यों कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पुरानी सबसे पहली भाषा है वो संस्कृत है। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बस मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि इसको व्योगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा क्यों कहा गया। अब अगर हम क्रम वाइज बात करें तो हमारी सबसे पहली जो प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। उसके बाद आई संस्कृत के बाद जो है वो पाली है, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद हिंदी। तो इसको व्योगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा इसीलिए कहा गया क्योंकि इसका प्राचीनतम रूप था संस्कृत, और संस्कृत से ये पाली में आई, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट में, तब जाके कहीं हिंदी के स्वरूप में आई। तो व्योगात्मक का मतलब है कि संस्कृत से बिछुड़ते बिछुड़ते ये हिंदी तक पहुंची, और विश्लिष्ट इसलिए कि इसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। तो इसीलिए हिंदी को हम व्योगात्मक एवं विशिष्ट भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपकी हिंदी भाषा है, भाषा का उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। और हिंदी जो है वो संस्कृत की ही उत्तराधिकारिणी भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और अगर हम इसके कालक्रम की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम है वो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक का है। तो अगर हम बात करते हैं इन तीनों भाषाओं की, इन तीनों भाषाओं में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत के भी 2 रूप बताए गए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की मैं अगर बात करूं तो इसमें भाषा के 3 रूप हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अगर भारतीय आर्य भाषा के तीसरे रूप की मैं बात करूं तो वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें भी 3 ही भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे कि हिंदी और आगे हिंदी से खड़ी बोली और मानक भाषा। तो गाइस ये थी हमारी 3 भाषाएं, प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, जो कि संस्कृत है। और इसमें संस्कृत के भी 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृत का काल रहा है और 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक जो है वो लौकिक संस्कृत का काल रहा है। वैदिक संस्कृत की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना जो है वो वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है और वैदिक संस्कृत को वैदिकी, छांदस, वैदिक आदि नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संस्कृत वेदों एवं उपनिषदों की भाषा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत जो है वो किसकी भाषा है? वो वेदों की और उपनिषदों की भाषा है। और वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता की अगर हम बात करें तो संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे चारों जो वेद हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ही हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति, यानी स्तुति करना। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। और यजुर्वेद में यज्ञ के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र, पद एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को सजाया गया है और सामवेद में 75 मंत्र हैं। और अथर्ववेद जनसाधारण में प्रचलित टोने टोटके तंत्र मंत्र का जो संकलन है वो हमें कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। तो बस आपको गाइस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो संस्कृत है। इसके 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसको वैदिकी, वैदिक, छांदस आदि के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक जो संस्कृत है, वैदिक जो साहित्य है, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। और आप देख सकते हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? संहिता के अंदर आते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण में आप देखें, ब्राह्मण भाग में आपको क्या मिलता है? ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है और प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण और यजुर्वेद का जो है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की बात की जाए तो तीसरा जो है वो आपका उपनिषद है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें हमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु
12 उपनिषद है। और ये आप देख सकते हैं अक्सर कई बार उपनिषद के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये 12 मुख्य उपनिषद है, ये आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे लिखे हैं ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी और श्वेताश्वेतवर। तो ये आपके 12 उपनिषद है। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें से 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन है। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत अगर देखें तो जब छंदस भाषा लौकिक संस्कृत से टकराई तो लौकिक संस्कृत बनी। मतलब छंदस भाषा कौन सी भाषा? जो वैदिक संस्कृत की थी, उसी को हमने छंदस वैदिक बोला था ना। तो छंदस भाषा जब लौकिक संस्कृत से टकराई तो लौकिक संस्कृत बनी। इसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। इसमें कुल 48 ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों का इसमें लोप हो गया है, जैसे रौ, हौ, जीवा, मूल्य और उपधमनीय। ये जो है, ये 4 जो ध्वनियाँ हैं, ये किसमें लुप्त हो गई हैं? लौकिक संस्कृत में। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यूजीसी नेट जेआरएफ देते हैं या लैंग्वेज टीचर का टीजीटी पीजीटी का, अक्सर इसमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करूँ तो इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों भाषा ही आती हैं। और पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है और पाली भाषा को मागधी के नाम से भी जाना जाता है। पूरा बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में ही रचा गया है। हालांकि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक की रचना भी पाली में ही हुई है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक का अर्थ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जितने भी बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं उसका नाम दिया गया त्रिपिटक। और पाली जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, यानी ज़्यादातर बोलचाल की भाषा। तो इस पैराग्राफ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पाली जो है वो कौन सी भाषा है, प्रथम देश भाषा है, भारत में ज़्यादातर बोलचाल की भाषा है, और त्रिपिटक की रचना भी पाली में हुई है। त्रिपिटक 3 ग्रंथ हैं, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। अब इसके बाद सूत पीटक की अगर बात करूं तो साधारण बातचीत पर दिए गए जो बुद्ध के उपदेश है उसका संग्रह है। विनय पीटक जो है वो संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाएं, जो बुद्ध भिक्षुओं को संघ को चलाने के लिए शिक्षाएं दी जाती थी, वो विनय पीटक में है। और अभिधम पीटक की अगर मैं बात करूं तो धर्मों का विशुद्ध विश्लेषण जो है, चित्त चैस्तक नाम के जो धर्म थे उनका विशुद्ध विश्लेषण किया गया। तो चित्त चैस्तक नाम के जो 2 धर्म ग्रंथ थे वो किस में आते हैं? वो अभिधम पीटक में आते हैं। अब पाली में रचित अन्य साहित्य कौन कौन से हैं वो भी आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अठकथा, मिलिंद पजहो, दीपवंश, महावंश आदि। और ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक की तरह ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चारों के चारों ग्रंथ, अठकथा, मिलिंद पंजहो, दीपवंश और महावंश जो है, ये त्रिपिटक की भांति ही महत्वपूर्ण है। और पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु वर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों में भी विस्तारित था। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध है। ये अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। कच्चायन व्याकरण और पेंगलम व्याकरण और सदनीति व्याकरण। कच्चायन व्याकरण जो है, इसके जो महाकवि है वो महाकच्चायन है, और जो मोंगलान व्याकरण है उसके मोंगलान है, और सदनीति व्याकरण के जो रचयिता है वो बमी भिक्षु अंग वंश थे। कच्चायन व्याकरण के जो है वो 7वीं शताब्दी का है।
उसके रचयिता महाकात्यायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। सर्वप्राचीन मतलब सबसे पुराना जो पाली व्याकरण है वो कात्यायन माना जाता है। मोंगलान की अगर बात करें तो मोंगलान व्याकरण के रचयिता मोंगलान है। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मोंगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है, जिसमें 817 सूत्र हैं। सदनादि की बात करूं तो व्याकरण सदनादि व्याकरण जो है इसके 3 भाग है, पदमाला, धातुमाला और सूतमाला। 27 अध्याय इसमें है और 139 सूत्रों में निबंध है। 1391 सूत्रों में इसमें निबंध है। अब बात करते हैं प्राकृतिक की। प्राकृतिक जो भाषा है वो आपकी कौन सी है? द्वितीय प्राकृत। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जन भाषा है। पहली भाषा है पाली, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो प्राकृत भाषा है। इसका अर्थ पहले की बनी हुई। प्राकृत मीन्स नेचुरल। द्वितीय प्राकृत का साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, तो याद रखना है द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। जैसे पाली को देश भाषा कहा जाता था ना, प्रथम देश भाषा कहा गया था, इसी तरह प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहा गया है। और प्राय सभी विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में विचार किया गया है। रस सूत्र जो है वो हमने भरत मुनि ने ही दिया है। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम वररुचि का नाम आता है। वररुचि जो कि 7वीं शताब्दी के हैं। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इन्होंने प्राकृत व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा है और अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दयाश्रय काव्य की भी रचना की है। और जैन धर्मावलंबियों की भाषा है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा जाता है। जितना भी जैन साहित्य है वो सारा का सारा प्राकृत भाषा में रचा गया है, और जितना भी बौद्ध साहित्य है वो सारा का सारा पाली भाषा में रचा गया है। रासक शब्द का प्रयोग होता है। प्राकृत भाषा के प्रकार, इसमें शोरसेनी प्राकृत, पेशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत आते हैं। अब बात करते हैं तीसरी भाषा की, जो कि है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ यानी या फिर गिरा हुआ। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसीलिए विद्वानों ने इसे संधिकालीन भाषा भी कहा है। अपभ्रंश ने सबसे प्राचीन उदाहरण हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग जो है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। आचार्य हेमचंद्र और वाघभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। दंडी ने अभिरादि की भाषा कहा है और अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। मार्कंडे और इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। नागर जो कि गुजरात की भाषा, उपनागर राजस्थान की भाषा यानी राजस्थान की बोली, और ब्रांचर जो है वो है सिंध की बोली। तो अपभ्रंश की अगर हम बात करें, अपभ्रंश के 3 मुख्य कवि हैं, स्वयंभू, पुष्यदंत और धनपाल। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है। 7वीं शताब्दी में से लेकर 8वीं शताब्दी तक ये रहे हैं। ग्रंथ जो है इनके वो है पौमचर्यु, रिठमेनी चर्यु और स्वयंभू छंद। पुष्यदंत जो है वो 10वीं शताब्दी के हैं। इनके भी 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, नए कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। अब बात आती है धनपाल की। धनपाल जो है वो भी अपभ्रंश के कवि हैं, 10वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने भविष्यद्वाह की रचना की है।
समर्थ कवि अब्दुल रहमान, इन्होंने संदेश राशक की रचना की है। यह एक खंड काव्य है। अन्य कवि कनकामर मुनि, विद्यापति, रोडा और देवसेन इत्यादि। तो ये जितने भी कवि थे ये सारे के सारे कवि किस काल के हैं? अपभ्रंश काल के हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अवहट के। अवहट जो है यह अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में। और अब बात आता है तीसरी भाषा जो कि है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 1000 ईस्वी से लेके अब तक का जो काल है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है और इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हार्नल ने सन 1800 ईस्वी में किया। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। पूर्वी गौड़ियन यानी पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया भाषाएं हैं, बोली हैं। और पश्चिमी गौड़ियन की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी इसमें आते हैं। तीसरा है उत्तरी गौड़ियन। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। वर्गीकरण अगर हम काल क्रमानुसार देखते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर A.F. हार्नले और डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन, इसके बाद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और उसके बाद है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर हरदेव बारी। ये जो सारे हैं ये किस क्रम के हैं? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के क्रम के क्रमानुसार सारे कवि रहे हैं। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जो विशेषताएं हैं वो है सिंधी। सबसे पहले सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। और लहंदा का जो शब्दगत अर्थ है वो है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंद की और जट की। हिंद की और जट की जो है वो कहा गया है मुल्तानी, चंबाली, पोटवारी आदि है। लहंदा की लिपि लंडा है और जो कि कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। और पंजाबी शब्द जो है वो पंजाब से बना है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी लिपि गुरुमुखी ही है। पंजाब की जो लिपि है वो गुरुमुखी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और गुजराती लिपि जो है वो गुजराती ही है। शिरोरेखा इस पर नहीं लगती। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी लिपि, देवनागरी, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमी जो है वो असम देश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुप्रिया है। असमी का अपनी लिपि बंगला है। उड़िया उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजमी, संबलपुरी, भंगी आदि है। और उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि बाहनी की उत्तरी शैली से विपरीत है। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो गाइस अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी इसका सेकंड पार्ट। आज के लिए इतना ही। और मैं ये आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगी कि जो भी ये टॉपिक है हिंदी भाषा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, लैंग्वेज टीचर, HP टैट, CTAT या फिर आपका UGC नेट, सेट, TGT, PGT, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं हर एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं।